नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी आज की खास पेशकश है उदयन का अपराध शास्त्र। अच्छे भले घर का एक लड़का हैवान बन गया, ना पेरेंट को बख्शा ना प्रेमिका को छोड़ा। 3 हत्याओं के बाद भी वो बड़े आराम से रहता दिखा। क्या कोई सामान्य दिलो दिमाग का व्यक्ति 3 हत्याओं के बाद इस तरह बिहेव कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? हत्या भी किनकी की? जो उनके सबसे करीबी थे, जो उसको प्यार करते थे। जन्म देने वाले माता पिता और टूटकर चाहने वाली लिव इन पार्टनर, सबको ठिकाने लगा दिया। आखिर उदयन को हत्यारा किसने बनाया? क्या वो साइको किलर है या फिर इतना खुदगर्ज है कि उसे अपने अलावा कुछ और दिखता सूझता नहीं? तमाम सवाल हैं, चिंताएं भी बहुत हैं। इन सब पर अगले 1 घंटे हम आज आपकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले उदयन के अपराध शास्त्र पर यह रिपोर्ट देखिए। फरवरी की सुबह के 10 बजे का समय था। पश्चिम बंगाल और भोपाल पुलिस ने साकेत नगर के इसी मकान में एक साथ दबिश दी। इस दौरान आरोपी युवक ने हल्की ही पूछताछ में कबूल लिया कि उसने अपनी पार्टनर आकांक्षा की हत्या की है और घर की प्रथम तल पर ही उसने कब्र में आकांक्षा को दफना दिया है। हालांकि इस दौरान जो और भी खुलासे हुए उसने सभी को चौंका दिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसने अपने माता पिता की भी हत्या की थी और उन्हें रायपुर के एक बगीचे में दफना दिया था। आकांक्षा मर्डर केस में उदयन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लगने लगा था केस शीशे की तरह साफ है, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो इस कहानी को नया मोड़ दे रहा था। आखिरकार लंबी पूछताछ के बाद इस केस का एक अहम दरवाजा खुला और सामने आई कत्ल की दिलखेज हकीकत, और इस हकीकत से जुड़ गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का कनेक्शन। भोपाल के आकांक्षा मर्डर केस का कोई सनसनीखेज लिंक रायपुर से भी होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन लिंक था, तगड़ा लिंक था, क्योंकि उदयन ने हत्यारा बनने का हुनर रायपुर में ही तराशा था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि उसके हाथ अपने ही माँ बाप के खून से रंगे हुए थे। उदयन को देखकर एक बारगी कोई भी यही सोचेगा, बॉय टू नेक्स्ट डोर। उसकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी बात दिखती नहीं जिसके आधार पर कोई ये अंदाजा लगा सके कि यह शख्स बेहद शातिर किलर हो सकता है। एक अच्छे घर में पढ़े लिखे पेरेंट्स के साए में उदयन की परवरिश हुई। अच्छा स्कूल, हाई क्लास लाइफस्टाइल, किसी बात की कमी नहीं, यानी एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए पूरा अनुकूल माहौल। फिर भी महज 26 साल की उम्र में उसके हाथ दोहरे खून से रंग गए। वो खून था उसके अपने ही माँ बाप का। उसके 6 साल बाद अपनी प्रेमिका आकांक्षा को भी उसने शातिराना ढंग से मार दिया। अब तक 3 खून का खुलासा हुआ है। मुमकिन है इस खूनी दास्तां के कुछ और अनपढ़े पन्ने खुल जाएं। उदयन की शुरुआती पढ़ाई भोपाल के एक नामी स्कूल में हुई। भोपाल के सरकारी क्वार्टर में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। उदयन का पढ़ाई में मन कम ही लगता था। उसने ले देकर किसी तरह 12वीं पास की। फिर वो पेरेंट के साथ रायपुर शिफ्ट हो गया। यहाँ उसने भिलाई की इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ भी पढ़ाई में उसका ध्यान कम ही लगता था। मैं भिलाई से इंजीनियरिंग सीएस से कर रहा था। 3rd ईयर में मेरा बैक लग गया तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई करने के लिए मेरे माता पिता दोनों प्रेशर बनाते थे, घूमने के लिए मना करते थे। मैं रोज उनकी बात सुनकर तंग आ चुका था। उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, पर खर्चे आसमान छू रहे थे। इसी बीच जब रोक टोक बढ़ने लगी तो उदयन ने अपने ही माता पिता को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने की ठान ली। रायपुर में सुंदर नगर पेट्रोल पंप के सामने मौजूद इसी मकान में आरोपी उदयन ने अपने माँ बाप का कत्ल किया। पहले आरोपी उदयन ने अपनी मां को मारा, उसके बाद बाप की जान ले ली।
वो दोनों की हत्या करने का प्लान 2 से 3 हफ्ते पहले बना चुका था और उद्यन के दिमाग में एक अंग्रेजी सीरियल देखने के बाद अपने माँ बाप के कत्ल का प्लान आया। 26 साल की उम्र में माँ बाप की हत्या कर उदयन वो सब करने लगा जो वो करना चाहता था। शराब पीना, देर रात तक घूमना, लड़कियों पर पैसे उड़ाना, ये सब उसका रूटीन बन गया। बेहिसाब खर्च करने के लिए उदयन ने बेहद कम कीमत पर रायपुर का मकान बेच दिया और भोपाल के साकेत नगर वाले मकान में रहने लगा। रायपुर से भोपाल आने के बाद उद्यन साकेत नगर के इसी मकान में रहता था। यहीं पर उद्यन ने 15 जुलाई 2016 को आकांक्षा की हत्या कर दी। उद्यन को शक था कि आकांक्षा विकास सिंह से बात करती है, इसी के चलते दोनों में अनबन हुई और इसके बाद उद्यन ने 6 साल पुरानी कहानी दोहरा दी। भोपाल से सत्यविजय सिंह और नवीन कुमार सिंह के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो उदयन को देखकर पहली बार ये आप सोच भी नहीं सकते कि वो कोई अपराध कर सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से आम इंसान, एक नेक्स्ट बॉय डोर लगता है। लेकिन जिस तरीके से उसने एक के बाद एक 3 कत्ल किए हैं जो अब तक सामने आया, इसमें लगता है कि झूठ अभी भी पूरी तरह से सामने आ नहीं पाया। उदयन के अपराध शास्त्र को हम बांचें, ये प्रयास करें, उसके पहले उसकी लाइफ को थोड़ा सा पीछे ले जाकर देखते हैं। शायद अतीत की रोशनी में ये समझ सकें कि दरअसल वो हत्यारा बना क्यों। भोपाल के सेंट जोसेफ स्कूल में उदयन की स्कूलिंग हुई। तब वो पेरेंट्स के साथ शहर के शिवाजी नगर स्थित G122/43 में रहता था। जानने वालों का ये कहना है कि उदयन की मां इंद्राणी बेहद सख्त मिजाज की थी। वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती थी, इसलिए उसे कड़े अनुशासन में रखा करती थी। शायद इसी कड़े अनुशासन ने उदयन को बागी बना दिया। बचपन में तो वो डरा सहमा रहता था, न ज्यादा दोस्त, न बाहर खेलना कूदना। ज्यादातर वक्त वो घर पर ही रहा करता था। दरअसल माँ की सख्ती के कारण उदयन को घर के बाहर जाने की मनाही थी। अगर वो बाहर खेलने भी चला जाता तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। कई बार उदयन को घंटों बाथरूम में बंद कर रखा जाता था। उदयन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पढ़ाई नहीं करने के कारण उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा था। ज्यादातर वक्त गुमसुम रहने के कारण उसका अचानक गुस्सा फूट पड़ता था। दबी हुई इच्छाएं गुस्से के तौर पर नजर आने लगी थी। उदयन 32 साल की उम्र में ऐसे रहता था जैसे निर्जन द्वीप पर रह रहा हो। भोपाल पुलिस ने साकेत नगर के उसके घर में रेड डाली तो पूरे घर में गंदगी फैली थी। उदयन दिन में भी खुद को अंधेरे कमरे में बंद करके रखता था। किसी पड़ोसी ने भी उसे यहाँ आते जाते नहीं देखा। हैरत की बात यह है कि उदयन असल जिंदगी में किसी को नजर भी नहीं आता था। वो वर्चुअल वर्ल्ड में बेहद एक्टिव था। उसने फेसबुक पर कई आईडीज बना रखे थे। जिस तरह से उसके पेरेंट्स के अकाउंट अब भी सक्रिय हैं, उसे देखते हुए शक ये भी है कि उदयन ही उसे अपडेट करता होगा। कुल मिलाकर उदयन एक ऐसे शातिर के तौर पर सामने आता है जो जबरदस्त तरीके से आत्म केंद्रित है, जिसके लिए अपनी जिंदगी ही सब कुछ है और रिश्ते, नाते, प्यार का कोई मतलब नहीं। सवाल है, उदयन को किसने ऐसा बनाया? उसकी परवरिश ने, उसकी दमित इच्छाओं ने, उसकी आवारगी ने, या फिर वो किसी दिमागी खलल के चलते, किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से बन गया एक लोमड़ी की तरह चालाक अपराधी। भोपाल से सत्यविजय सिंह और नवीन कुमार सिंह के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो ये है उदयन का अतीत और उदयन का वर्तमान। जितना अब तक सामने आ पाया है सब कुछ चौंकाने वाला है। एक संभ्रांत परिवार का, काम करने वाले माता पिता का इकलौता लड़का इस तरह की हरकतें करेगा, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह कि अपने माता पिता का इस तरह से कत्ल करके उनकी कब्रें बनाकर उसे बेचकर जाना, और जो प्रेमिका उसके साथ अपने मां बाप को छोड़कर रहने चली आई उसका कत्ल करके उसी चबूतरे पर बैठे रहना, उसी घर में रहना, वाकई हैरान करता है। कैसे किसी को चैन मिल सकता है इतना सब कुछ होने और करने के बाद। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय आपसे करवा दें, हमारे साथ डॉक्टर सुभद्रा राठौर जी, समाज विज्ञानी और राइटर, ये हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा तहसीन जैदी जो हमारे सहयोगी, लगातार इस केस को डिटेल स्टडी करते रहे हैं और पड़ताल के हर एक एंगल को बारीकी से देखते समझ रहे हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। इसके अलावा विजय वाती साहब, रिटायर्ड ADG, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। और डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका चर्चा में हम स्वागत करते हैं। हालांकि विषय आज का ऐसा है कि सबको चिंता में ज्यादा डालता है। सबसे पहले सुभद्रा जी, आप इसे पूछेंगे, जिस तरीके से आपने अब तक
समझा इस केस को, इन पहलुओं को देखा है, क्या लगता है बचपन या जो पुरानी बातें हम देख समझ पा रहे हैं उसमें कहीं कोई ऐसी कड़ी लगती है कि वहीं से अपराध की शुरुआत हुई? पुनीत जी, ये समझी हुई बात है कि जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो वो जन्म से अपराधी नहीं होता। समाजशास्त्री जो कहते हैं कि व्यक्ति को बनाने में एक तो जीन्स और दूसरा परिवेश। उदयन के केस में अगर हम देखें तो ये प्रकरण इतना आगे बढ़ चुका है कि इसको साइकिक किलर का नाम भी दिया जा रहा है। पर वो अकस्मात ही साइकिक किलर नहीं बन गया है, सीरियल किलर नहीं बन गया है। उसकी शुरुआत आप देखें और आपने जो यहाँ क्लिपिंग्स दिखाई उसके बचपन के जो राज खोले हैं, तो एक कहीं न कहीं सहानुभूति उदयन की तरफ भी लोगों की जाएगी कि उसे हत्यारा बनाने में कहीं न कहीं उसके परिवार का माहौल, उसकी परवरिश ने बहुत बड़ा हाथ दिया है। अगर माँ का कड़ा अनुशासन न होता, कड़ा अनुशासन, देखिए अनुशासन तो जरूरी है, किंतु अनुशासन की हद इस हद तक गुजर जाना कि जहां बच्चा एकदम एकाकी हो जाए, अकेला इस हद तक हो जाए कि वो अंतर्मुखी हो जाए, अपनी भावनाओं को बांट न सके। प्रेशर इतना ज्यादा है, और यहाँ पर प्रेशर आप देखिए कि किसका, वही फिर कि माँ बाप चाहते हैं कि बेटा एक अच्छा इंजीनियर बने, बच्चा क्या चाहता है, और ऊपर से यहाँ आप एक समस्या दूसरी इधर भी देखिएगा पुनीत जी कि वो सिंगल चाइल्ड है। हमारे आज का जो समाज है, एक या दो बच्चे, तो यहाँ तो बच्चा भी अकेला है, वो अपनी भावनाएं किसके साथ शेयर करे, माँ बाप ने दूरी बना करके रखी है। तो बचपन से उसकी जो परवरिश हमको दिखाई देती है कि कहीं न कहीं गलत दिशा की ओर जा रही है, बच्चा एकाकी होता जा रहा है, उसकी अपनी आकांक्षाएं जो है वो कुंठा में बदल रही हैं, और दमित इच्छाएं जो उसकी हैं जब मौका मिलता है तो आक्रोश के रूप में फूटती हैं, और ये बच्चा धीरे धीरे आत्मरति की कैद में चला जाता है। और उसे सिर्फ स्वयं ही का महत्वपूर्ण लगना, इतना महत्वपूर्ण लगना कि न तो माँ उसके लिए अब महत्वपूर्ण है जीवन में, और न ही पिता, और प्रेमिका भी आगे चल करके उसे महत्वपूर्ण नहीं लगती। उसको अपने जीवन का रास्ता साफ चाहिए, वो जीवन में सिर्फ मैं वो पसंद करने लगता है। चलिए, हमारे साथ में विजय वाते साहब है, रिटायर्ड एडीजी। वाते साहब, आपने अपने पूरे करियर में कई सारे इस तरह के केसेस देखे होंगे, लेकिन ये केस आप कैसे लेते हैं? कई लोग इसे साइको किलर कह रहे हैं, कई इसे सीरियल किलर कह रहे हैं, कई इसे केवल अपने आप के बारे में सोचने वाला एक बेहद स्वार्थी इंसान कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, किस कैटेगरी में डालेंगे? अभी सुभद्रा जी को मैं सुन रहा था और इसके पहले आपकी रिपोर्ट भी सुनी। बहुत ही शानदार कवरेज आप लोगों ने किया है जी, और आप बहुत गहराई में जाने की प्रयास कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैं इतना कहूंगा कि एक प्रकरण मात्र से हम कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं कर सकते। सैंपल जो हमारा अगर केवल एक है तो उससे बहुत बड़ी स्टडी नहीं कर सकते। इस प्रकरण में जो मुझे खास चीज नजर आ रही है वो है कि इस अपराधी का अपराध के बाद का आचरण। देखिए, अपराध बहुत कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी अपने अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन कोल्ड ब्लडेड मर्डर के बाद इस पर्टिकुलर केस में, खास करके इस उदयन के केस में ये देखा है कि उसने अपराध करने के बाद वर्षों तक उसको ऐसे छुपाए रखा, ऐसे बचाए रखा। मैंने भी जीवन में साइको किलर देखे हैं। एक मंगलिया राम का था गुना में, जैसे 16 मर्डर्स किए थे लगातार। तो आमतौर पर गांवों में रहने वाली साधुओं का या महिलाओं का मर्डर करता था जो उससे वीक थे, और धीरे धीरे वो एक बार पकड़ा गया तो सारे मर्डर मिल गए। लेकिन उसमें अपराध के बाद का जो इसका जो व्यवहार है, तो शांति के साथ उस हत्या के स्थान पर बैठना, उस माँ बाप की हत्या करने के बाद बिल्कुल शांत बनाए रखना, ये निश्चित रूप से एक ऐसी बीमारी है जो 99.9% लोगों में नहीं होती। 0.1% लोगों में ये चीज होती है। साइको किलर्स में भी नहीं होती। यानी इसके पहले जो रामन राघव या मंगलिया जैसे साइको किलर रहे, उन लोगों में भी ये बीमारी मैंने देखी नहीं। उनके अपराध के बाद का आचरण डिफरेंट था।
इसमें जो पोस्ट क्राइम आचरण है ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के इलाज की बहुत सख्त जरूरत है जी। और मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि इसके लिए उसकी मां या उसका परिवार जिम्मेदार है। हजारों बच्चों के साथ लोग ऐसी जाति और जुल्म करते हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ करते हैं जो उनको लगे कि उनकी मर्जी खिलाफ हो रहा है जी। लेकिन हमारे साथ भी हुआ है। हमको भी साइंस नहीं पढ़ना थी, हमारे पिता ने पढ़ाया, हमको भी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना थी, फैमिली ने पढ़ाया, लेकिन हमने तो नहीं किया। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है और ये एक बीमारी है। इट इज एन इलनेस, दिमाग की बीमारी है जी, जी। और इसके आधार पर हमको एक सार्वजनिक परिणाम नहीं निकाल सकते। ऐसे कैसे अपवाद है और उनको उसी तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। कानून को सख्ती करना चाहिए और साइकोलॉजी को, समाज विज्ञान को, राजनीति विज्ञान को, इनको उसके साथ नरमी का व्यवहार करके उनको सुधार की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन कानून को तो अपना काम करना पड़ेगा, सख्ती करना पड़ेगी। चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर संजीव त्रिपाठी भी हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है इसका बिहेवियर देखकर? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि हम किसी भी नतीजे पहुंचने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब होती है तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। हमारी थ्योरी होती है जो बताती है कि किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के पीछे बायो साइको सोशल तीनों कारण हो सकते हैं, कोई भी एक कारण जिम्मेदार हो सकता है। अगर किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की हिस्ट्री उसके परिवार में है तो उस तरह के जीन्स हो सकता है उसमें आए हों और वो जीन्स अब वो इस लेवल तक पहुंच गया कि वो डिसऑर्डर बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच गया, तो वो पॉसिबिलिटी उसके अंदर हमेशा मौजूद थी। तो एक बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि साइकोलॉजिकल कारण, तो साइकोलॉजिकल कारण में कई बार लर्निंग होती है, कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जिसको हम पैरानॉइड डिसऑर्डर बोलते हैं जी। उसमें जो है व्यक्ति को शंका होती है, शंका की बीमारी होती है उसमें व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि ये सभी लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इससे पहले कि ये मेरे को नुकसान पहुंचाए मैं इनको अपने रास्ते से हटा देता हूं। इस तरह का ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। बहुत सारे आपराधिक उसमें देखा गया है, आप रोज पेपर की हेडिंग में कई बार आपको मिलता होगा कि शंका के कारण पति ने पत्नी को मारा, शंका के आधार पर ये संबंधों में ऐसे अपराध हुए। तो कई बार वो शंका करना जो है वो बीमारी की तरह होता है, जबकि उसके कोई एविडेंस नहीं होते, जबकि वो सब कोई व्यवहार नहीं होता उसकी पत्नी की तरफ से। डॉक्टर त्रिपाठी, इस केस में क्या लगता है, क्योंकि ये छिपाने के लिए अपराध करता है, ये तो दिख रहा है, ये छिपाने के लिए अपराध करता है तो दिख रहा है, लेकिन अपने नियर एंड डियर को ही ये बख्शता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद ये पूरी तरह सामान्य रहता है और ठंडे दिमाग से काम करता है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है। इस केस में क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये बात अपने आप में ये बताता है कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी इस तरह का अपराध करने के बाद एक सामान्य आदमी कभी भी सामान्य नहीं रह सकता है। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे, वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता है। अगर वो इस नॉर्मल जिंदगी जी रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि मैंने जो किया है वो रैशनल है, वो जरूरी था, अगर मैं नहीं करता तो उसके नुकसान मुझे हो सकते थे। तो वो किसी भी तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। वो सिर्फ एक बीमारी में आपको पैरानॉइड डिसऑर्डर बता रहा हूँ। इसके बाद कई बार क्रिमिनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी क्राइम की एक एटीट्यूड होता है, क्राइम करने का एक बिहेवियर होता है। उसमें व्यक्ति हमेशा किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, तनाव का इतना अत्यधिक बढ़ जाना, जब उसका अगर हम हिस्ट्री में जाएं, पीछे के इतिहास में जाएं, तो पहले उसके अंदर स्ट्रेस आया, फिर वो स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आए और उसी डिप्रेशन में शायद उसने अपने माता पिता की हत्या की होगी। आगे जाके वो पैरानॉइड डिसऑर्डर, मतलब उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी आ गए, तो उसने वो शंका के सिम्टम्स भी उसके अंदर आ गए, उसको हम बोलते हैं सस्पिशियसनेस। उसने अपनी प्रेमिका की भी हत्या कर दी। तो हम ग्रेजुअली देखेंगे तो धीरे धीरे उसकी वो बीमारी बढ़ी है। बिल्कुल। और इसको पूरी तरह से अगर हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते, मतलब पेरेंट्स अगर पहले उस चीज को समझ पाते कि उसके बच्चे में जो व्यवहार बदल रहा है, बदलाव आ रहे हैं उसकी सोच में, उसके व्यवहार में, तो शायद पहले किसी प्रोफेशनल को दिखा पाते वो, तो हो सकता है इन सारी घटनाओं से हम उसको बचा पाते। डॉक्टर साहब, हमारे साथ में तहसीन जुड़े हैं, क्योंकि जब से उसको भोपाल से शिफ्ट किया जा रहा था, भोपाल से लाया जा रहा था रायपुर, तो उस पूरी जर्नी के बीच में भी और यहाँ पहुंचने के बाद तो पल पल इन्होंने कवरेज किया। क्या लगता है तहसीन, ये जो
पोस्ट बिहेवियर है, इसको कैसे पाया आपने, क्योंकि आप भी बहुत सारे क्रिमिनल को देखते रहे। देखिए, इसकी अगर सिर्फ उद्यन की अगर बात करें तो इसने ये जितने भी किलिंग किया, इसमें जो सबसे पहली बात सामने आती है कि इसने सारे जो किलिंग किए हैं वो झूठ छुपाने के लिए, क्योंकि ये झूठ पे झूठ अपने माँ बाप से भी झूठ बोलता रहा कि वो उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो फेल हो जाता था उसमें वो पास बताता था। उसके बाद वो जब कॉलेज से फोन आया कि ये फेल हो रहा है, तब ये जाके राज खुला। तब से उसके जो मदर फादर थे तब भी उनको ये बोलते थे कि प्लेसमेंट के लिए आप कोई नौकरी करिए, लेकिन उसको काफी दबाव था, उसी को लेके ये काफी चिंतित रहता था। तो उसने ये कदम उठाया कि सबसे पहले अपनी माँ को उसने मारा है। उसके बाद जब वो उसके पिता घर आए, जब उसने माँ को पूछा है तो उन्होंने उसको बताया कि माँ पड़ोस में गई है, तो उसमें भी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उनका गला घुटा। उसके बाद ये उनको दफन करके यहां से बहुत ही सस्ते में एक मकान को बेचकर भोपाल के घर में शिफ्ट हो गया। वहां जाके उसने एक पूरी एक और कहानी अपनी नई सिरे से जोड़ी, उसमें कि फेसबुक के माध्यम से जो ये आकांक्षा थी इसको अपने जाल में फंसाया। उसके बाद उसको भोपाल बुलाया और भोपाल बुलाने के बाद उसको तहसीन मतलब ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से प्लानिंग करता था। एक तो ये अपने अपराधों को छिपाता था, अपनी गलती सामने आने देना नहीं चाहता था, दूसरा पूरी प्लानिंग थी। प्लानिंग आप इसमें देखते हैं पूरी, बिल्कुल ये पूरा प्लान से है और बिल्कुल सफाई से करता था। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा पुनीत जी कि ये सिर्फ इसका सफर यही नहीं रुकता। अगर ये पूरे किलिंग नहीं खुलते तो ये क्योंकि ये इसके माँ बाप को मारे हुए 6 साल हो चुके थे, उससे तो ये बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल निकाल भी चुका था। लेकिन प्रेमिका जो इसकी आकांक्षा थी, उसके मौत के बाद जब उसकी तलाश शुरू हुई तब ये उसके जो आकांक्षा के माँ बाप जो थे बाकुला में जो रहते थे, उनको फोन करके भोपाल बुलाने की इसने प्लानिंग कर रखी थी और भोपाल बुला के उनकी भी हत्या करने की ये प्लानिंग में था। तो मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये उनको बुलाता और ये पूरी कहानी जो है पूरी वहीं खत्म कर देता। तो ये इसका एक फुल प्रूफ प्लान इसको कह सकते हैं कि ये दिमाग से एकदम करता था। लेकिन ये जो भी मानते हैं कि ये पूरी इसकी प्लानिंग जो थी वो पहले से तय होती थी। चलिए, तो कुल मिलाकर प्लान करके मर्डर करना, अपनी गलतियों को पूरी तरह छिपाना, इन सब के लिए क्या केवल अतीत जिम्मेदार है? क्योंकि अतीत सबका होता है, अतीत में सारी बातें आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन क्या इस केस में ऐसा कुछ है जिसको समझने की जरूरत है? क्योंकि ये चिंता आज समाज के सामने, हर किसी के भीतर एक एंगर जो बढ़ रहा है, कहीं इस तरह की कोई परिणति के तौर पर सामने ना, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, जल्दी लौटते, हमारे सारे मेहमान के साथ बने रहेंगे।